नमस्कार साथियों, इतिहास के अध्याय में एक बार फिर आपका स्वागत। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कक्षा 11 भूगोल के अध्याय द्वितीय क्रिया के भाग 1 में, जिसमें अपन ने कई सारे बिंदुओं की चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शेष भाग 2 यानी कि स्वच्छंद उद्योग, जिसमें एक बिंदु आता है। उसके अलावा उसमें विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण, जिसमें अपन वर्गीकरण करेंगे आकार के आधार पे, कच्चे माल के आधार पे, उत्पादन के आधार पे और स्वामित्व के आधार पे। इसके बाद अंत में अपन पढ़ेंगे प्रौद्योगिकी क्या होता है, फिर पढ़ेंगे प्रौद्योगिकी ध्रुव क्या है, और फिर उसके बाद में इस पाठ के प्रश्न उत्तर की एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले बिंदु से। पहला बिंदु है स्वच्छंद उद्योग। स्वच्छंद उद्योगों के और क्या क्या नाम हो सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसका नाम है स्थान स्वतंत्र उद्योग, या इसे ही ढीले पैर वाले उद्योग भी कहते हैं, और इसको कहते हैं अंग्रेजी में फुट लूज इंडस्ट्रीज। ऐसा क्यों है इसके नाम फुट लूज इंडस्ट्री, ढीले पैर वाला या स्थान स्वतंत्र? तो जब अपन इसकी परिभाषा देखेंगे तो हम जानेंगे कि इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं उसमें संसाधन, श्रम, भूमि, पूंजी, इन सब कारकों का प्रभाव बहुत कम रहता है और इन्हें किसी भी स्थान पर स्थापित किया जा सकता है। इसलिए इनको स्थान स्वतंत्र उद्योग कहते हैं या ढीले पैर वाले कहते हैं, यानी कि इनके पैर ढीले रहते हैं। इनको कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है या वहां स्थापित किया जा सकता है। इसके 3 उपनाम ध्यान रखिए आप: स्थान स्वतंत्र उद्योग, फुट लूज इंडस्ट्रीज, और एक और नाम है ढीले पैर वाले उद्योग। इसके बाद इसकी परिभाषा जानते हैं। स्क्रीन पर आप परिभाषा देख सकते हैं। ऐसे उद्योग जिन्हें संसाधनों, भूमि, श्रम और पूंजी जैसे उत्पादक के कारकों के प्रभाव के बिना, इन सब के अलावा, यानी कि संसाधन, भूमि, श्रम, पूंजी, इन सब का उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, इन सब के बिना किसी भी स्थान पर इनको स्थापित किया जा सकता है। यानी कि इन सब की इसमें इतनी आवश्यकता नहीं रहती जितनी अन्य उद्योगों में रहती है। अब इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं, इससे ये और क्लियर हो जाएगा। जैसे इसकी पहली विशेषता, ये संगठक पुर्जों पर निर्भर करता है, यानी कि इसके लिए जो रफ मटेरियल है, कच्चा माल है, वह किसी अन्य उद्योग में तैयार माल होता है। इसलिए ये प्रदूषण भी बहुत कम फैलाता है। यानी कि अपन आप देखें तो अगर कच्चे माल को पक्के माल में अपन बदल रहे हैं, यानी कि विनिर्मित कर रहे हैं, उसका प्रसंस्करण कर रहे हैं, तो उसके लिए प्रदूषण ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें कच्चा माल पहले ही किसी उद्योग में तैयार होकर आता है और यह विभिन्न पुर्जों को जोड़कर यहाँ पर इसका उत्पाद तैयार होता है। तो यह विभिन्न संगठक पुर्जों पर निर्भर रहता है। इसमें उत्पादन की मात्रा कम होती है। हाँ, इसमें अगर जो प्रोडक्शन रेट है वो कम होती है और इसमें प्रदूषण नहीं फैलता है। क्यों नहीं फैलता? क्योंकि इसके लिए जो कच्चा माल है वो पहले से ही किसी उद्योग में तैयार होकर आ जाता है, और इसके लिए सड़क यानी कि परिवहन जो है उसकी पहुंच सही होनी चाहिए। यानी कि 4 विशेषता इसकी पढ़ी अपन ने। इसके लिए सड़क अच्छी होनी चाहिए, यह संगठक पुर्जों पर निर्भर करता है, यह प्रदूषण नहीं फैलाता है क्योंकि इसके लिए जो कच्चा माल है वो पहले से ही किसी दूसरे उद्योग में तैयार होकर आ जाता है। और एक और बात इसके बारे में ध्यान रखनी है कि इसमें जो प्रोडक्शन है, उत्पादन जो है वो कम होता है। ये 4 बातें ध्यान रखनी है, और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाया जा सकता है, इसलिए इसको स्थान स्वतंत्र उद्योग भी कहते हैं या ढीले पैर वाला उद्योग भी कहते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं विनिर्माण उद्योगों के वर्गीकरण के बारे में, यानी कि अपन उद्योगों को अलग अलग भागों में बांट कर देखते हैं। और किन आधारों पे? पहला बांटेंगे कच्चे माल के आधार पर। अगर प्रश्न आता है तो जैसे प्रश्न आया कि आकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारा उत्तर होगा 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार? कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। कुटीर उद्योग में क्या होता है? तो कुटीर उद्योग से ही अपने इस बिंदु की शुरुआत करते हैं। ऐसे उद्योग जो एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित किए जाते हैं। यह औद्योगिक, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इसके बारे में और अच्छे से जानकारी कि यह जो उद्योग है उसकी सबसे छोटी इकाई है। इसमें एक ही घर परिवार के सदस्य अपने घरों पर इसका उत्पादन करते हैं। इसमें दैनिक उपयोग की चीजें बनाई जाती है, रोजमर्रा की चीजें जो आपके काम में आती है, जैसे खाने की कोई चीज हुई, वस्त्र हुए जो हाथ से बुने जाते हैं, या कहीं की बर्तन बना लिए, कोई मूर्तियां बना ली। इस प्रकार के जो उत्पादन होते हैं इसमें किए जाते हैं। और क्या ध्यान रखना है, इसमें मशीनों की आवश्यकता नहीं रहती है। आपने देखा होगा कि जो मटकी बनाने वाले हैं वो बिना मशीनों के भी उस चाक पर अपने घर में बर्तन बना लेते हैं। पहले जो कपड़े तैयार करते थे वो सुई धागे से अपने घर पर ही कपड़े वो तैयार कर लेते थे, तो वो भी एक प्रकार का कुटीर उद्योग था। और एक और बात, इसमें पूंजी और परिवहन की
परिवहन जो है ये उतना प्रभावित नहीं करता, क्योंकि इसके लिए जो रफ मटेरियल है, कच्चा माल है, वो आसपास के क्षेत्रों से मिल जाएगा। तो उसके ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि उसको लाने ले जाने के लिए भी जो परिवहन की आवश्यकता है वो उतनी नहीं पड़ेगी। तो क्या क्या ध्यान रखना है? पहली बात इसके बारे में ध्यान रखनी है कि एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है। एक और इसमें ध्यान रखना है, इसमें दैनिक उपयोग की चीजें बनाई जाती है। और ध्यान रखना है यह औद्योगिक जो उद्योग निर्माण है उसकी सबसे छोटी इकाई है। और इसमें ध्यान रखिए आप कि इसमें उन्नत मशीनों की आवश्यकता नहीं होती, साथ ही इसमें पूंजी और परिवहन का भी उतना प्रभाव नहीं पड़ता है, और दैनिक उपयोग की चीजें इसमें बनाई जाती है। तो इतनी सारी बातें आपको कुटीर उद्योग के बारे में ध्यान रखनी है। आपको यह समझ आई होगी। अब चलते हैं छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। बीच में आधार दिए गए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर ये टेबल देख पा रहे होंगे। इसमें बीच में आधार है कि इन आधारों पर हमने इन दोनों का कंपैरिजन किया है, तुलना की है। पहला जो आधार आप देख पा रहे होंगे वो है कच्चा माल। कच्चा माल जो है छोटे पैमाने के उद्योगों में इनकी पूर्ति स्थानीय क्षेत्रों से हो जाती है, क्योंकि वहाँ कच्चा माल कम चाहिए, क्योंकि उत्पादन भी वहाँ कम होता है। तो उसके लिए जो कच्चा माल है आवश्यक, वो वहाँ स्थानीय क्षेत्रों से ही उसकी पूर्ति हो जाती है। इसके अलावा जो बड़े पैमाने के उद्योग हैं वहाँ कच्चा माल अधिक चाहिए मात्रा में, तो उससे बाहर से भी मंगवाना पड़ता है। दूसरा जो अपने आधार लिया है तुलना करने का, वो दूसरा आधार है यहाँ पर श्रमिकों की संख्या। छोटे पैमाने के उद्योगों में कम श्रमिक लगाए जाते हैं, जबकि बड़े पैमाने के जो उद्योग है उनमें अधिक श्रमिक लगेंगे। फिर एक और कंपेरिजन है श्रमिकों के प्रकार, यानी कि श्रमिकों के 3 प्रकार हैं, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल। तो जो छोटे पैमाने के उद्योग हैं इनमें अर्धकुशल प्रकार के जो श्रमिक हैं वो काम करते हैं, जबकि बड़े पैमाने के उद्योगों में कुशल श्रमिक काम करते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं काम करने में, बड़ी बड़ी मशीनों को चला सकते हैं। ऐसे श्रमिक, ऐसे मजदूर काम करते हैं बड़े पैमाने के उद्योगों में। आगे अपन ने चुना है क्षेत्र, यानी कि क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो जो छोटे पैमाने के उद्योग हैं इनका जो विस्तार है भारत, चीन, इंडोनेशिया और ब्राजील जैसे देशों में है। आपके ध्यान में आ रहा होगा ये जो 4 देश बोले हैं ये अधिक जनसंख्या वाले देश हैं, और अधिक जनसंख्या वाले देशों में छोटे पैमाने के उद्योग अगर आप सृजित करते हो तो आप स्थानीय क्षेत्र पर लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार दे सकते हो। तो इसलिए भारत, चीन, इंडोनेशिया और ब्राजील जैसे देशों में छोटे पैमाने के उद्योग ज्यादा फैले हुए हैं, और बड़े पैमाने के जो उद्योग हैं ये ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय देशों में ज्यादा विस्तृत हैं। इसके अलावा एक और अपन ने तुलना की थी पूंजी के आधार पर। छोटे पैमाने के उद्योगों में कम पूंजी लगानी पड़ेगी और बड़े पैमाने के उद्योगों में अधिक पूंजी आपको निवेश करनी पड़ेगी। और एक और बात ध्यान रखिए, जो उद्योग चलते हैं जितना ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज्यादा उसका लाभ होने की संभावना है, और हानि भी हो सकती है। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है। अब आगे चलते हैं, अपन ने पढ़ा आकार के आधार पर, अब पढ़ते हैं कच्चे माल के आधार पर, क्योंकि अपन जो उद्योगों का वर्गीकरण करेंगे ये अपन करेंगे आकार के आधार पे, कच्चे माल के आधार पे, स्वामित्व के आधार पे और उत्पादन के आधार पर। तो अपन ने पहले पढ़ा अपन ने पढ़ा आकार के आधार पे, अब पढ़ते हैं कच्चे माल के आधार पे। कच्चे माल के आधार पर जो उद्योग हैं ये 5 तरह के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? तो पहले ये होते हैं कृषि पर आधारित। अगर कृषि से पूर्ति नहीं होती है तो फिर आप जंगल में जाइए, वन आधारित। फिर वनों में भी अगर पूर्ति नहीं होती है तो आप पशुओं को देखिए, पशु आधारित। फिर भी पूर्ति ना हो तो आप रसायन यानी कि दवाइयों से, रसायन से संबंधित उद्योग। और अंतिम होता है खनन से संबंधित उद्योग। यानी कि 5 प्रकार के उद्योग होते हैं कच्चे माल के आधार पर, कृषि आधारित, वन आधारित, पशु आधारित, रसायन आधारित और खनन आधारित। ये 5 प्रकार के उद्योग हैं जो कच्चे माल के आधार पर है। अब एक एक करके इनकी चर्चा करते हैं। पहला जो अपन लेकर आए हैं वो है कृषि आधारित उद्योग। इसकी परिभाषा जान ले, आसान सी परिभाषा है। ऐसे उद्योग जिनके लिए आवश्यक कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है उन्हें कृषि आधारित उद्योग कहते हैं। यानी कि वे उद्योग जिनके लिए रफ मटेरियल, कच्चा माल जो है वो खेती से प्राप्त होता है वो कृषि आधारित उद्योग है। अब प्रमुख कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। वैकल्पिक प्रश्नों में आ जाएगा 3 विकल्प जो हैं वो कृषि आधारित उद्योगों के रहेंगे, और 1 विकल्प दे देगा वो किसी अन्य उद्योग का, और फिर कहेगा कि कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है। तो जान लेते हैं। पहला है कपास उद्योग, दूसरा है फल सब्जियों पर आधारित, ये भी खेती से मिलेगी। खाद्य संवर्धन, ये खेती से पूर्ति होगी। चीनी शक्कर उद्योग जो है पूर्णतः खेती पर निर्भर है। और रबड़ उद्योग, पेय पदार्थ यानी कि चाय, कॉफी, कोकोआ और मसाले, इन सबके जो उद्योग हैं वो कृषि पर आधारित उद्योग हैं। तो ये अपन ने पढ़ा कृषि आधारित उद्योग।
अपन एक और चीज यहाँ पढ़ लेते हैं, वो है अपनी किताब में जो दे रखी है, भोजन प्रसंस्करण क्या होता है, यानी कि फूड प्रोसेसिंग क्या होती है। तो इसमें इसकी परिभाषा जानिए। खेती से प्राप्त जो कृषि उत्पादन है उनको खाने योग्य या फिर बाजार में बेचने योग्य बनाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उस प्रक्रिया को प्रसंस्करण कहते हैं। प्रोसेसिंग अंग्रेजी का टर्म है। परिभाषा क्या हुई, खेती से प्राप्त जो कृषि उत्पाद हैं उनको खाने योग्य या बेचने योग्य बनाने के लिए जिस प्रक्रिया से गुजारा जाता है उस प्रक्रिया को भोजन प्रसंस्करण या खाद्य प्रसंस्करण या अंग्रेजी में कहे तो फूड प्रोसेसिंग उसे कहते हैं। अब चलते हैं आगे हैं खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योगों की बात करें तो दो प्रकार के होंगे, धात्विक और अधात्विक उद्योग। इसमें जो धात्विक उद्योग हैं उसमें भी दो प्रकार हैं, जैसे कि लौह अंश, ऐसे जो उद्योग जिसमें लोहा अंश यानी कि उसके रूप में काम में आता है, और एक अलोह वाले। तो लौह अंश वाले जो है अगर उसकी बात करें तो लोहा इस्पात उद्योग आता है लौह अंश वाले में, और अलोह अंश वाले में आएगा एल्यूमिनियम, तांबा, जवाहरात उद्योग। यानी कि ये जो एल्यूमिनियम, तांबा और जवाहरात उद्योग हैं ये आ जाएंगे आपके अलोह धात्विक खनिजों में। एक और बचता है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज क्या है, तो अधात्विक खनिजों में आएंगे सीमेंट और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले उद्योग। सीमेंट और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले जो उद्योग हैं वो आ जाएंगे अधात्विक उद्योगों में आ जाएंगे। तो अपन ने अब तक के इन बिंदुओं पर चर्चा करी। एक और बिंदु अपने सामने आता है रसायन उद्योग। रसायन यानी कि दवाइयों से संबंधित या किसी रसायन से संबंधित। तो इसमें जो पहला उद्योग आता है, अगर प्रश्न आता है एक छोटा 1-2 नंबर का कि रसायन उद्योगों के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, कुछ रसायन उद्योगों का उदाहरण दीजिए, तो इसका उत्तर होगा पेट्रो रसायन उद्योग, नमक गंधक या पोटास उद्योग, कृत्रिम रेशा बनाना या प्लास्टिक का निर्माण करना। ये उदाहरण किसके हैं, रसायन आधारित उद्योग के। पेट्रो रसायन उद्योग, नमक गंधक या पोटास उद्योग, कृत्रिम रेशा बनाना, प्लास्टिक का निर्माण करना, ये उदाहरण हैं रसायन उद्योग के। अब चलते हैं अगले उद्योगों पर। अगला है वन आधारित उद्योग। वन आधारित उद्योग में सामान्य सी जानकारी ध्यान रखनी है कि कौन कौन से ऐसे उद्योग हैं जो वनों पर आधारित है, यानी कि कागज के लिए लकड़ी चाहिए, और लकड़ी यानी कि कागज जो उद्योग है वो निर्भर है वनों पर। दूसरा ध्यान रखना है फर्नीचर, भवन बनाते हैं लकड़ी के, वो आधारित है वनों पर। लाख उद्योग, माचिस और रेशम के उद्योग, ये सब किस पर निर्भर होते हैं, वनों पर। यानी कि कागज, फर्नीचर, भवन, कागज, फर्नीचर, भवन, लाख, आपको इसे ध्यान रखना है। कागज, फर्नीचर, भवन, लाख उद्योग और जो है माचिस और रेशम, ये सब किस पर निर्भर करते हैं, वनों पर। इसके अलावा एक और जानकारी जो मैंने यहाँ ऐड करने का प्रयास किया है वो एक आप देख पा रहे होंगे, लिखा है डिट्रिच ब्रेंडिस। क्या नाम लिखा है, डिट्रिच ब्रेंडिस। ये व्यक्ति को भारत के वन का पिता कहा जाता है, भारतीय वन का पिता कहा जाता है, और इसी व्यक्ति को उष्णकटिबंधीय वानिकी का पिता भी कहा जाता है। कौन है ये व्यक्ति, तो ये मूलतः जर्मन मूल के हैं और ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट्री सर्विस में इन्होंने काम किया 1864 से 1884, यानी कि 20 साल तक यह भारत में वन महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त रहे। और ये मूलतः कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं, और ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट्री सर्विस में इन्होंने काम किया। 20 वर्ष तक ये भारत के वन महानिरीक्षक रहे, इसलिए इनको भारत में भारतीय वन का पिता या उष्णकटिबंधीय वानिकी का पिता भी कहा जाता है। तो इतनी बातें इनके बारे में आपको ध्यान रखनी है। अब आगे चलते हैं, अंतिम आता है पशु आधारित उद्योग। पशु आधारित उद्योग यानी कि चमड़ा और ऊन जो है वो पशु आधारित उद्योगों का प्रमुख कच्चा माल है। जो प्रमुख कच्चा माल है ऊन और चमड़ा उद्योग जो हैं ये किसके, पशु आधारित उद्योगों के। इनसे क्या क्या चल सकता है, डेयरी चल सकती है, ऊन उद्योग चल सकता है और मांस उद्योग चल सकता है। तो ये किससे संबंधित है, सारे के सारे पशु आधारित उद्योगों से ये सब संबंधित हैं। उत्पादन के आधार पर उद्योग जो हैं मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, आधारभूत उद्योग जिन्हें ही मूलभूत उद्योग भी कहा जाता है, और एक होता है उपभोक्ता वस्तु उद्योग। तो आधारभूत उद्योग क्या होते हैं, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। आधारभूत उद्योग यानी कि वह उद्योग जो दूसरे उद्योगों के लिए आधार होते हैं, यानी कि वे उद्योग जो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। वे उद्योग जो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाएं उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हैं लोहा इस्पात उद्योग।
लोहा इस्पात उद्योग में क्या है कि इससे मशीनें बनेगी, और यूं ध्यान रखिए कि इसमें जो मशीन तैयार हुई वह तैयार मशीन जाएगी कपड़े की फैक्ट्री में, और वहां पर उससे जो है कपड़े की जो प्रोसेसिंग होगी वो इससे हो जाएगी। तो इसमें ध्यान रखना है लोहा इस्पात उद्योग। आगे हैं उपभोक्ता वस्तु उद्योग। उपभोक्ता वस्तु उद्योग क्या है? ऐसे उद्योग, इसमें ऐसे सामान तैयार किए जाते हैं जो उपभोक्ताओं या लोगों द्वारा सीधे ही काम में लिए जाते हैं, यानी कि वे उद्योग जो ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिन्हें सीधे काम में लिया जा सके, जैसे रोटी, ब्रेड, लिखने के लिए कागज बनाया, अपन सीधा उसको काम में ले लेंगे, लोग, और चाय आदि इस प्रकार के जो उत्पाद हैं जिनको लोग सीधे काम में ले सकते हैं। इस प्रकार के उत्पाद तैयार करने वाले उद्योगों को उपभोक्ता माल बनाने वाले अथवा गैर आधारभूत उद्योग कहा जाता है। इस प्रकार के उद्योगों के बारे में ध्यान रखिए, यानी कि यह ऐसे उद्योग हैं या ऐसे सामान इसमें तैयार किए जाते हैं जो उपभोक्ताओं द्वारा सीधे ही काम में लिए जा सकते हैं। और आधारभूत उद्योग यानी कि ऐसे उद्योग जो दूसरे उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं या दूसरे उद्योगों के लिए एक आधार तैयार करते हैं, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग आप ध्यान रख सकते हो। अब चलते हैं स्वामित्व के आधार पर, यानी कि जिसका मालिक कौन है उस आधार पर उद्योगों को बांटेंगे, और 3 भाग है इसके भी, सार्वजनिक, निजी और संयुक्त। सार्वजनिक में ये सरकार के अधीन रहते हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे, वे उद्योग जो सरकार के अधीन रहते हैं। इस प्रकार के उद्योग जो हैं समाजवादी देशों में अधिक पाए जाते हैं। जो समाजवादी देश हैं वहां इस प्रकार के उद्योग अधिक पाए जाएंगे। जैसे इसके उदाहरण हैं एनटीपीसी और बीएचईएल और जीएआईएल, यानी कि जो एनटीपीसी है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, और बीएचईएल जो है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, और जीएआईएल जो है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये इस प्रकार के जो उद्योग हैं ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं। अब बात करते हैं निजी क्षेत्र के उद्योगों की। निजी क्षेत्र के उद्योग जो हैं ये व्यक्तिगत निवेशकों के अधीन होते हैं, यानी कि जो इनका मालिक है वो कोई पर्सनल एक व्यक्ति हो सकता है, ये सरकार के अधीन नहीं आते हैं। तो निजी उद्योग में और क्या ध्यान रखना है, ये पूंजीवादी देशों में अधिक देखने को मिलते हैं। पूंजीवादी देश यानी कि जैसे अमेरिका जैसे देशों में ये देखने को मिलता है। अमेरिका एक पूंजीवादी देश है, रूस एक समाजवादी देश है, और भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। ये आपको जानकारी ध्यान में रखनी है। आगे है संयुक्त क्षेत्र वाले उद्योग, यानी कि यह उद्योग जो है संयुक्त कंपनी या निजी और सार्वजनिक दोनों, सरकार और व्यक्ति दोनों द्वारा मिलकर चलाया जाता है, वो उद्योग आते हैं संयुक्त क्षेत्र वाले उद्योग। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इस प्रकार के उद्योगों के उदाहरण हैं। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों में अधिक होते हैं, यानी कि भारत जैसे देशों में ये अधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा अब हम बात करते हैं एक और बिंदु की, वो है उच्च औद्योगिकी उद्योग की संकल्पना। जो हाई टेक्नोलॉजी वाले उद्योग हैं उनकी संकल्पना अपन को तैयार करनी है। तो पहले अर्थ जान लेते हैं कि उच्च प्रौद्योगिकी यानी कि हाई टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो आसान सी परिभाषा है, वह प्रौद्योगिकी जो उपलब्ध प्रौद्योगिकियों में सबसे उन्नत हो, वह प्रौद्योगिकी जो उपलब्ध प्रौद्योगिकी में सबसे उन्नत हो, सबसे एडवांस हो, उसे हाई टेक्नोलॉजी या उच्च प्रौद्योगिकी कहा जाता है। वह प्रौद्योगिकी जो उपलब्ध प्रौद्योगिकियों में सबसे उन्नत हो उसे क्या कहेंगे? उच्च प्रौद्योगिकी कहते हैं। निर्माण क्रियाओं में उच्च प्रौद्योगिकी जो है यह नवीनतम पीढ़ी है, और इसमें आप देखिए नवीनतम को हाईलाइट करके अंडरलाइन किया हुआ है। क्यों? क्योंकि इस प्रकार के रिक्त स्थान पूछ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, निर्माण क्रियाओं में जो उच्च प्रौद्योगिकी है यह नवीनतम पीढ़ी है। आगे ध्यान रखिए, इसमें जो अधिकांश श्रमिक हैं, अधिकांश जो मजदूर हैं, वह सफेद कॉलर का मतलब होता है व्यावसायिक श्रमिक होते हैं। किसमें? तो उच्च प्रौद्योगिकी में जो अधिकांश श्रमिक होते हैं वो व्यावसायिक श्रमिक होते हैं। ये कुशल होते हैं, दक्ष होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं काम करने में। इस प्रकार के श्रमिक यानी कि सफेद कॉलर श्रमिक जिन्हें कहा जाता है वो यहाँ पर होते हैं। आगे एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि उच्च प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले उत्पाद कौन कौन से हैं? जो हाई टेक्नोलॉजी में स्थान रखते हैं ऐसे उत्पाद, ऐसे प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? तो पहला आएगा यहाँ पर यंत्र मानव, यानी कि यंत्र मानव कहते हैं रोबोट को। और आएंगे कंप्यूटर आधारित डिजाइन जिसे केड कहते हैं, धातु पिघलाना और शोध के इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण, और नए रासायनिक और औषधीय उत्पाद, यानी कि जो जो चीजें एडवांस टेक्नोलॉजी की है वो सब किसके इसके उत्पाद में आएगी। अब एक और शब्द आप देख पा रहे होंगे वो है
टेक्नोलॉजिकल पोल्स यानी कि प्रौद्योगिकीय ध्रुव किसे कहते हैं। तो आप इसे एक प्रकार से ध्यान रखिए कि ऐसा एरिया होता है जहां पर टेक्नोलॉजी की उस एक लिमिटेड एरिया में टेक्नोलॉजी की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, उसमें साइंस सिटी हो पूरी वो, और नए नए टेक्नोलॉजी के जो भी पार्क हैं, मशीनें हैं, वो सब एक छोटे से एरिया में उपलब्ध हो, एक ही केंद्र में। यानी कि यूं कहे कि एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, वो होते हैं प्रौद्योगिकी ध्रुव। अब इसकी परिभाषा जानने की कोशिश करते हैं। एक सकेंद्रीय क्षेत्र के भीतर विज्ञान व प्रौद्योगिकी पार्क हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, विज्ञान नगर हो, साइंस सिटी हो, तथा अन्य तकनीकी औद्योगिकीय संकुल भी इसमें शामिल हो। जो जो भी टेक्नोलॉजी के चीजें हैं वो सब यहाँ उपलब्ध हो, वो क्षेत्र कहलाता है औद्योगिकी ध्रुव यानी कि टेक्नोलॉजिकल पोल्स। और इसके उदाहरण हैं सैन फ्रांसिस्को के पास सिलिकन घाटी है और सिएटल के पास सिलिकन वन है। ये दोनों उदाहरण हैं प्रौद्योगिकी ध्रुव के। आप ध्यान रख सकते हो, प्रश्न सीधा आ सकता है लेकिन ये दो प्रौद्योगिकी ध्रुवों के नाम बताइए। तो सैन फ्रांसिस्को की सिलिकन घाटी और सिएटल के पास का सिलिकन वन। और अब चलते हैं एक और चीज देखते हैं, वो है नोट लगाकर कुछ दो अन्य महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। वो है विश्व अर्थव्यवस्था में निर्माण उद्योग का बड़ा योगदान है। किसका योगदान है? तो निर्माण उद्योग का। प्रमुख निर्माण उद्योगों के नाम बताइए। तो लोहा इस्पात, वस्त्र उद्योग, मोटर गाड़ी निर्माण, पेट्रो रसायन और इलेक्ट्रॉनिक आदि। इसके अलावा एक और दिया है, छोटे पैमाने के उद्योग जो हैं वो स्थानीय लोगों की क्रय शक्ति को बढ़ाते हैं। कौन से उद्योग? छोटे पैमाने के। अपन ने चर्चा भी की थी कि ये उद्योग कहाँ कार्यरत हैं, चीन में, इंडोनेशिया में और भारत में और ब्राजील में, जहाँ जनसंख्या अधिक है। तो वहाँ जो अपने स्थानीय लोग हैं ये उनकी क्रय शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। इसके बाद आगे देखते हैं अभ्यास के प्रश्न। अभ्यास के प्रश्न जो हैं ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जो साथी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, साथ ही कक्षा 12वीं के साथियों के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न ही आप स्क्रीन पर देखिए, कितना गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी का प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा गलत है। और पहला विकल्प देखिए, हुगली के सहारे जूट के कारखाने सस्ती जल यातायात की सुविधा के कारण स्थापित किए गए। जो हुगली नदी है उसके किनारे पर जो जूट के जो कारखाने लगाए गए हैं वो इसलिए लगाए गए हैं ताकि जो वहां जल की व्यवस्था है यातायात की वो आसानी से उपलब्ध है। ये बात सही है। अब दूसरा उद्योग, चीनी सूती वस्त्र उद्योग और वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योगों में आते हैं, यानी कि इनके लिए पूंजी, श्रम, संसाधन इनकी कम आवश्यकता होती है और इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, तो ये संभव नहीं है, ये गलत विकल्प है। पर अपन तीसरा विकल्प भी देखते हैं, खनिज तेल व जल विद्युत शक्ति के विकास ने उद्योगों की अवस्थिति कारक के रूप में कोयला शक्ति के महत्व को कम किया है। तो बिल्कुल किया है, अब कोयले पर बहुत कम निर्भर हैं। और अंतिम है पतन नगरों, जो अपने बंदरगाह हैं उन नगरों में ने भारत में उद्योगों को आकर्षित किया, जैसे मुंबई हुआ, अपना गुजरात के आसपास कांडला बंदरगाह है, मुंबई है, और नवा सेवा है वो जवाहरलाल नेहरू वाला है, कोचीन बंदरगाह, विशाखापट्टनम, तूतीकोरिन, ये जो बंदरगाह इन्होंने भारत में उद्योगों को आकर्षित किया है। तो ये बात भी सही है। तो यहाँ विकल्प बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ये बात गलत है। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को, निम्न में से कौन सा एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है। और अपन ने अभी तो पढ़ा है कि जो निजी उद्योग हैं उसमें वो व्यक्तिगत निवेशों के अधीन होते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति के पर्सनल होते हैं। तो बी इसका उत्तर जो है व्यक्तिगत किसमें आएगा? पूंजीवादी देशों में, पूंजीवादी अमेरिका वाले देशों में। तो इसमें हो जाएगा ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रकार उद्योग, कौन से प्रकार के जो उद्योग हैं अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाते हैं। और अपन ने अभी पढ़ा है आधारभूत उद्योग, जो दूसरे उद्योगों के लिए आधार का काम करते हैं, वो उद्योग होते हैं आधारभूत उद्योग। तो विकल्प सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अपने सामने है, कौन सा जोड़ा सही है? स्वचालित वाहन उद्योग लॉस एंजिल में है, पोत निर्माण उद्योग लुसाका में है, वायु निर्माण उद्योग फ्लोरेंस में है, या लौह इस्पात उद्योग पीटर्सबर्ग में है। तो पीटर्सबर्ग इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो लिखत वाला शब्द है 30 शब्दों में उसका उत्तर देना है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग के बारे में बताना है, फिर विनिर्माण और स्वच्छंद। अगर आपने विनिर्माण के बारे में जानना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है इस पार्ट के भाग 1 का, उसमें विनिर्माण के बारे में विस्तार से चर्चा है, आप इसका उत्तर वहां से लिख सकते हो। उच्च प्रौद्योगिकी जो बात है इसको अपन ने यहाँ समझा दिया है, आप वहां से इसको एज इट इज देख सकते हो, पूरा समझा रखा है।
और स्वच्छंद उद्योग, इस वीडियो के शुरुआत में पहला टॉपिक अपन ने स्वच्छंद उद्योग लिया था। तो अब आगे चलते हैं, आगे अपन देखते हैं प्रश्न 3, जिसमें लिखा है प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं में क्या अंतर है। प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं में क्या अंतर है, ये सारणी टेबल आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। इसमें लिखा है प्राथमिक गतिविधियों में कि इसमें प्रकृति से जुड़े उत्पाद आते हैं, जो सीधे प्रकृति से जुड़े हुए उत्पाद हैं, जो सीधा अपन को प्रकृति से मिल जाते हैं, वो उत्पाद इसमें आते हैं। जबकि द्वितीय क्रियाओं में क्या होता है कि इसमें प्रकृति से प्राप्त उत्पाद को रूप परिवर्तित करके बनाया जाता है, यानी कि इसमें विनिर्माण का काम आ जाता है, किसमें, द्वितीय क्रिया में। फिर प्राथमिक पर आइए, दूसरी बिंदु पढ़िए, उसमें लिखा है प्रकृति से प्राप्त उत्पाद को बिना प्रसंस्करण के आप उपयोग में ले सकते हो, बिना प्रोसेसिंग के आप काम में ले सकते हो। जबकि द्वितीय क्रियाओं में प्रोसेसिंग करना अनिवार्य होता है, प्रोसेसिंग करने के बाद, प्रसंस्करण करने के बाद ही आप उसे काम में ले पाओगे। और जो तीसरी बात है प्राथमिक में, वो है इसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी व तकनीकी के विकास और हस्तक्षेप अभी तक नहीं हुआ है। और द्वितीयक जो है, द्वितीयक यानी कि विनिर्माण वाला क्षेत्र, उसमें टेक्नोलॉजी बहुत बड़े स्तर तक पहुंच चुकी है। तो ये रहा प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं में अंतर। अब आगे चलते हैं और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न इस प्रकार है कि अफ्रीका में बहुत सारे संसाधन हैं, फिर भी अफ्रीका एक पिछड़ा हुआ महाद्वीप क्यों है, उसका कारण क्या है। तो इसके कारण यहाँ देने की कोशिश की है। पहले तो मैंने इस प्रश्न के 2 उत्तर दिए हैं। पहला उत्तर आप पढ़ सकते हो, इसका सार ये निकलेगा जब आप इस पूरे उत्तर को पढ़ोगे, तो कि अफ्रीका में अभी तक जो प्रौद्योगिकी है, तकनीक जो है, उनका विकास सही से नहीं हो पाया है। इसलिए जो वहाँ के जो देश हैं वो अभी तक उन चीजों को काम में नहीं ले पाए हैं जो वहाँ उपलब्ध हैं। अफ्रीका में संसाधन बहुत सारे उपलब्ध हैं, फिर भी वहाँ के लोग उन्हें काम में नहीं ले पाए हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को अभी भी तकनीकी ज्ञान उतना नहीं है और वहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं पहुंची। और अगर व्यवस्थित रूप से हम इसकी परिभाषा जानने की कोशिश करें तो हम देख पाएंगे, यहाँ लिखा है, यहाँ अभी तक प्रौद्योगिकी वह आधारभूत उद्योग का विकास नहीं हो पाया है। इसलिए अभी तक प्रौद्योगिकी व आधारभूत उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है। इसलिए अभी तक यहाँ प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग यहाँ के देश अपने लिए नहीं कर पाए हैं। आप ये उत्तर लिख सकते हैं। इसके अलावा आप और व्यवस्थित तरीके से उत्तर लिखना चाहें तो वो उत्तर नीचे लिखा है अथवा में, यानी कि आप देख पा रहे होंगे, पहला लिखा है विषम जलवायु परिस्थितियां, दूसरा है उच्च औद्योगिकी की अनुपलब्धता, तीसरा है परिवहन के साधनों का अभाव, चौथा है कुशल श्रमिक ना होना और पांचवा है पूंजी का अभाव। इन पांचों बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप अपना उत्तर एक व्यवस्थित तरीके से लिख सकते हो। अब अपन ने ये जो प्रश्न पढ़े सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके अलावा एक प्रश्न जो अपने ध्यान में और आता है, इस पार्ट का अंतिम प्रश्न है, वो प्रश्न है कि अधिकतर जो उद्योग हैं, जो हाई टेक्नोलॉजी वाले उद्योग हैं, वो महानगरों की परिधि में ही उनको विकसित किया जाता है। परिधि यानी कि जो कोई बड़ा शहर है उसके बाहर की साइड पर ही उसको स्थापित किया जाता है। इसका कारण क्या है, उनको ऐसे क्षेत्रों में क्यों स्थापित किया जाता है। तो इसके जो संभावित कारण बनते हैं वो अपन ने यहाँ लिखने का प्रयास किया है। आप देख पा रहे होंगे, पहला कारण है कि आसपास के क्षेत्रों से सस्ता श्रमिक मिल जाता है, सस्ती कीमत पर मजदूर मिल जाते हैं। दूसरा है, इन क्षेत्रों में परिवहन और संचार के साधन अधिक विकसित रहते हैं, परिवहन आने जाने में ज्यादा समस्या नहीं आती है। तीसरी बात है, सस्ते श्रमिक और सस्ती जमीन मिल जाने के कारण यहाँ जो खर्चा है, पूंजी निवेश है, वो कम आता है। चौथी बात है, भूमि यहाँ सस्ती मिल जाती है, शहर के बाहर अगर आप जमीन लोगे तो वो सस्ती मिलेगी। पांचवा है, अपेक्षाकृत रूप से ये अधिक खुले होते हैं, आसपास हरियाली होती है, इसलिए इनके प्रदूषण फैलने का, यहाँ से प्रदूषण फैलने का जो खतरा है वो भी कम हो जाता है। तो इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जो बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो शहरों से बाहर लगाई जाती होगी। तो ये था अपना कक्षा 12 का पाठ द्वितीयक क्रियाएं। कैसा लगा? अगर आपको जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट बॉक्स में अपने बहुमूल्य सुझाव देवें और चैनल को सब्सक्राइब करके स्थायी तौर पर हमारे साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद।